आज हम इस वीडियो में डॉक्टर केसिना 7 क्लास का त्रिभुजों की सर्वांगसमता, ये हम चैप्टर का नाम है और ये हम लोग आज पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सार्वभौम समता। ठीक है, सार्वभौम समता का मतलब क्या होता है? दो आकार यानी दो आकृति जो कि एकदम सेम हो। ठीक है, देखने में भी सेम हो, आकार में भी उसका सब कुछ सेम हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो आकृति है इस प्रकार से, तो अगर ये सर्वांग समता है, अगर सर्वांग सम है तो ये दोनों आपस में एकदम इक्वल होंगे। जितना इसका भुजा की बात किया जाए तो इसका साइड भी उतना ही होगा जितना इसका होगा। ठीक है, कोण भी सेम ही होगा, यानी दम टू कॉपी होगा। इसको अगर हम इस पे रख देंगे तो वो ढप जाएगा। ठीक है, तो इस समझेंगे हम लोग ऐसा कि वो सर्वांग सम है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, सिलाई का डिब्बा हो गया, एक ही तरीके का। ठीक है, उसको एक पे ऊपर रखेंगे तो वो ढक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं के जो सर्वांग सम होने का जो संबंध है उसको हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वांग सम के लिए संकेत होता है, वो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोण की बात कर मतलब कोण की बात करें तो ये अगर कोण सर्वांग सम है, जैसे कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 ही डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो कोण है इस कोण का नाम हम लोग F1 देंगे। अगर इसको F2 बोलेंगे तो यहाँ पे F1 जो होगा वो सर्वांग सम का सिंबल लगाएंगे और इस प्रकार से लिखेंगे F1 सर्वांग सम F2 का। या फिर हम कोण डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोण PQR जो है कोण ABC का सर्वांग सम है। ठीक है, ओके। या फिर हम लोग जैसे F1 सर्वांग सम F2 का, तो हम F2 सर्वांग सम F1 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ विशेष आकृतियों की सर्वांग समता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेखाखंड है। ठीक है, तो रेखाखंड भी सर्वांग सम होते हैं यदि इनकी लंबाई जो है वो समान हो। जैसे कि AB है और AD CD है, तो जब सर्वांग सम है मतलब कि एकदम सेम ही होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इस पे दोनों का अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो सेम ही सा जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा ढक जाएगा। ठीक है, तो रेखाखंडों की सर्वांगता में जैसे कि बोल रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई बराबर हो। यदि AB बराबर CD, दो रेखाखंड इस प्रकार हो कि AB बराबर CD हो, तो यहाँ पे बोलेंगे कि AB सर्वांग सम है CD। ठीक है, यदि AB सर्वांग सम है CD तो इसका मतलब है कि सर्वांग सम है, अर्थात दोनों एक ही है यानी इक्वल है, तो AB बराबर CD होगा। सर्वांग सम होगा तो बराबर ही होगा ना, बराबर होगा तो ही सर्वांग सम है, और अगर बोल दिया जाएगा ये सर्वांग सम है तो भी आपस में बराबर ही होंगे। कोणों की सर्वांग समता, तो यहाँ पे देखिए कि दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनके माप बराबर हो। इस प्रकार कोण ABC जो है वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो सर्वांग सम है ही, यहाँ पे दोनों सर्वांग सम होंगे। और अगर इस प्रकार से सर्वांग सम है तो हम लोग M लगाकर यहाँ पे कोण ABC बराबर कोण PQR लिख सकते हैं। और यदि हम लोग का यहाँ पे M लगाकर यहाँ पे इक्वल का साइन हो दोनों में, तो दोनों को हम लोग M हटाकर यहाँ पे सर्वांग सम का सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्ग की बात किया जाए तो वर्गों की सर्वांग समता, तो दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी भुजाओं की लंबाई अगर सेम हो तो। ठीक है, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर वाले अगर हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर वाले होंगे, और हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजा इक्वल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आयतों की सर्वांग समता में भी वही है कि दो आयत सर्वांग सम होते हैं यदि एक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दूसरे की लंबाई और चौड़ाई की बराबर हो। ठीक है, जैसे इसका लंबाई अगर 4 है तो इसका लंबाई भी 4 होनी चाहिए, इसका चौड़ाई 2 तो इसका भी चौड़ाई भी 2 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे वृत्तों की सर्वांग समता, तो दो वृत्त सर्वांग सम होते यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, त्रिज्या का मतलब जो केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ परिधि की तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या अगर इसका जितना है उसका इसका भी इतना होगा, इसका मतलब दोनों सेम ही साइज का वृत्त भी होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं, आपको पता है 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। ठीक है, इन्हीं 6 अवयवों पर त्रिभुजों के आकार और माप निर्भर करते हैं। यही 6 अवयव पर त्रिभुज के आकार और माप निर्भर करते हैं। माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो सर्वांग सम त्रिभुज है, तो हम लोग संकेत में इसको त्रिभुज ABC सर्वांग सम
त्रिभुज डी ई एफ, चूंकि दोनों त्रिभुज आकार और माप में बराबर है इसलिए उनके छाव या भाग भी सर्वांगसम होंगे। क्योंकि दोनों सर्वांगसम है तो उसका कोण भी आपस में बराबर होंगे और भुजा भी आपस में बराबर होंगे। संगत भुजा और संगत कोण, ठीक है। अब संगत भुजा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ए बी है तो इसका जहाँ पे ये जिस स्थान पे ये है उधर वाले त्रिभुज में भी वही स्थान पे वो भुजा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इस वाले स्थान पे यहाँ पे आता है डी, तो ये डी भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से संगत बी का संगत होगा ई, ए का संगत होगा ये डी और सी का संगत होगा यहाँ पे कोण एफ है। भुजा में बात किया जाए तो ए बी का संगत डी ई होगा, ए सी का संगत डी एफ होगा और बी सी का संगत होगा जो वो होगा ई एफ, ठीक है। हम लोग कई बार फिगर को देखकर ये नहीं पता कर सकते हैं कि इसका कौन संगत है, ठीक है। तो इस दौरान हम लोग जो त्रिभुज का नाम जिस प्रकार से दिया हुआ होता है सर्वांगसम त्रिभुज का जिस प्रकार से नाम दिया हुआ रहता है तो हम लोग नाम देखकर उसको पता करेंगे कि वो किसका कौन सा भुजा कौन सा कोण संगत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जैसे कि हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 संगत कोण संगत भुजा जो है वो इक्वल होते हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं, या फिर सर्वांगसम होते हैं तो वो कोण और भुजा इक्वल होते हैं। माना कि यहाँ पे ए बी और डी जो है वो सर्वांगसम है तो बी सी ई फिर सर्वांगसम होगा, ए सी डी एफ का सर्वांगसम होगा जैसे कि ऊपर हमारा फिगर है उसके अनुसार, ठीक है। ये देखिए ये सिंबल है, ये सिंबल दोनों में एक है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम है, एक ही स्थान पे है। वही भुजा यहाँ पे इसका हुआ और इसका ये हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से कोण का भी है, ए का डी, बी का ई और सी का एफ है। तो इस स्थिति में डी एफ को उठाकर ए बी सी पर रखने पर बिंदु डी बिंदु ए पर और ई है जो बी पर, सी है, एफ जो है वो सी पर पड़ेंगे क्योंकि एकदम सेम ही है तो सेम साइज में ही आएंगे सभी, ठीक है। तो ए बी सी को क्रमशः डी एफ के संगत बिंदु कहते हैं, ठीक। और इन्हें संकेत में हम लोग इस प्रकार से संगत को लिखते हैं, ए का संगत डी, बी का संगत ई तथा सी का संगत एफ लिखा जाता है। इस प्रकार डी भुजा ए बी पर और ई एफ भुजा बी सी पर तथा डी एफ जो भुजा है वो ए सी पर पड़ेंगे जैसे कि फिगर दे सकते हैं। ये जो डी भुजा है वो किस पर पड़ेगा, ए बी पर पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अन्य भुजा भी सभी एक दूसरे पर पड़ेंगे। हम लोग उसको इस प्रकार से सिंबल लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण सर्वांगसम हो, लेकिन 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते यदि उनकी लंबाई बराबर हो और 2 कोण सर्वांगसम होते यदि उनके माप कोण की जो माप होता है वो बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे ये सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसकी जो भुजा होगा और इसकी जो संगत कोण होंगे संगत भुजा जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला है वो है साइड यानी भुजा सर्वांगसमता प्रतिबंध क्या है। तो वैसे 2 त्रिभुज जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो वो जो होगा वो सर्वांगसम होगा। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। भुजा के आधार पे यहाँ पे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्यकारी नियम, यहाँ पे कार्यकारी नियम अलग अलग माप की भुजाओं का एक त्रिभुज बनाए तथा इस माप का एक दूसरा त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुजों को कोनों को माप कर सारणी में लिखें, ऐसा बोल रहा है। सत्यापन यहाँ पे देख लीजिए, ये सब देख लीजिए आपका, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाए, ठीक है, जिसमें हमारा ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है, बी सी 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सभी जो भी है इस प्रकार से है, ठीक है, जैसे कि आपका फिगर में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो ये सारणी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के शेष भाग जैसे कोण ए जो है वो 77 डिग्री, बी 45 डिग्री और ये सी जो है 58 डिग्री, पी क्यू आर के जो संगत भाग हैं तो संगत भाग देखिए ए का पी है, ठीक है, तो ए 77 है तो पी भी 77 ही होगा, क्यू भी 45 होगा क्योंकि यहाँ पे बी 45 है तो क्यू भी 45, सी 58 है तो आर भी इसका संगत आर है तो आर भी 58 होगा, ठीक है। अंतर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। तो अतः कोण ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और यहाँ पे सी बराबर आर हुए। निष्कर्ष है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के यहाँ पे सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ था सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इस प्रकार से देखिए ए बी बराबर पी क्यू है ना,
यहाँ पे दिख भी रहा है कि ए बी 3 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, ए सी का बराबर है पी आर और यहाँ पे बी सी बराबर है क्यू आर के। और यहाँ पे साइड से हमने देखा भुजा भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, तो अगर किसी भी दो आकृति का अगर साइड इक्वल है या फिर त्रिभुज का, तो यहाँ पे साइड इक्वल इसका मतलब वो सर्वांगसम है, और जब सर्वांगसम है तो उसका कोण भी क्या होगा, सभी का आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे भुजा सभी का इक्वल था, ठीक है। तो अब कोण की माप से दोनों त्रिभुजों का कोण का माप की यहाँ पे सारणी बनाया गया है, एक का भी मापेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो शून्य होगा या फिर नगण्य होगा, जो माप में अशुद्ध के कारण होता है, अशुद्धता के कारण यहाँ पे होता है। अब सेकंड रूल से यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एक साइड दूसरा त्रिभुज का साइड का, ठीक है, साइड ही था, फिर यहाँ पे दूसरा भी साइड ही है, तीसरा भी साइड है, यानी साइड 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 से यहाँ पे दोनों क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पहले साइड है तो यानी एक साइड इक्वल होगा, फिर यहाँ पे ए है, ए का मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण होता है, ठीक है। तो एक साइड होगा फिर एक एंगल होगा, ठीक है, बीच में सेम दोनों दो आकृति का, उसके बाद फिर से साइड है, इसका मतलब साइड, यानी दो साइड और बीच में उसके जो एंगल होगा उधर वाले दो साइड उसके एंगल के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड। तो अगर इस प्रकार से भी दो आकृति में होता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो वो भी सर्वांगसम होंगे, अर्थात सभी चीज इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण क्रमशः दो भुजा तथा उसके अंतर्गत यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, दो भुजा, जैसे ये दो भुजा हुए तो इसके अंतर्गत यानी जो अंदर में कोण है ना, इसके अंतर्गत में जो कोण है, ठीक है, कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी उसके अंतर्गत कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो उन्हें हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो है ना, इस प्रकार से ये इक्वल, ये दिया ही नहीं रहता, ठीक है, ये त्रिभुज का दिया हुआ नहीं रहता, और यहाँ पे एक साइड है और यहाँ पे आपका कोण दिया हुआ रहता, ठीक है, यहाँ पे कोण दिया हुआ रहता कुछ भी, जैसे 77 डिग्री है तो 77 डिग्री और यहाँ पे भी 77 डिग्री है, ठीक है। तो तीन चीज तो इक्वल होने चाहिए जिससे हम लोग का सर्वांग समता का पता चलता है। तो जैसे पहला में साइड यहाँ पे इक्वल है उसका पी क्यू का ए बी से, उसके बाद एक कोण आया ना तो 77 डिग्री है, इसमें भी 77 और एक साइड है, तो इस साइड एंगल साइड से सर्वांगसम होगा, ठीक है। आप सर्वांगसम होगा तो सभी आपस में इक्वल होंगे, तो तीन चीज से यहाँ पे सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वही बात है, यहाँ पे सत्यापन भी किया आपका यह भी पढ़ लेंगे, दो भुजाओं के अलग अलग माप तथा उनके बीच का कोण से एक त्रिभुज बनाए, इस माप का एक दूसरा भी त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज के शेष भागों को माप कर सारणी में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे सत्यापन के लिए क्या किया कि ए बी से एक बनाया त्रिभुज जिसमें सब कुछ यहाँ पे लिया हुआ है, ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और ये जो बी जो है वो 60 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। एक इसी प्रकार से फिर से त्रिभुज बनाया गया है जिसमें पी क्यू 2 ही सेंटीमीटर लिया गया है और ये भी 3 सेंटीमीटर, कोण भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम होंगे, तो हम लोग ए सी को मापेंगे ना अगर, तो वो भी पी आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ये जो हमारे पास तीनों कोण इक्वल हैं, कोण ए जो जितना है उतना ही पी रहेगा, वहाँ पे सभी चीज़ इक्वल होंगी क्योंकि सर्वांगसम हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम है, इसका मतलब सभी चीज़ इक्वल होंगे। तो सी 41 है यहाँ पे आएगा नापने पर, तो यहाँ पे आर भी 41 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ए सी 2.5 है तो पी आर भी 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तीन से भी ज़्यादा यहाँ पे सब चीज़ आप पता नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सब चीज़ दिया हुआ हो। अगर तीन चीज़ यहाँ पे साइड एंगल साइड जिस प्रकार से था या फिर साइड साइड साइड, तो इस तीन चीज़ से, और यहाँ पे साइड एंगल साइड और भी यहाँ पे रूल है, जैसे कि तीसरा एंगल साइड एंगल। तो इस कंडीशन में भी दो आकृति जो होते हैं वो सर्वांगसम, दो त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि एक एंगल होना चाहिए, ठीक है, और फिर एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल बनेगा एक साइड पर और यहाँ पे एक एंगल बनेगा और बीच में ये साइड है, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से जैसे कि हम लोग फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, दो कोण, ठीक है, दो कोण और उसके अंतर्गत जो भुजा होंगे वो क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि एक भुजा
तथा अलग अलग माप का दो कोण लेकर एक त्रिभुज बनाए और इसी माप का एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक भुजा सेम होना, एक भुजा का यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी, और उस पर जो कोण होगा 30 या 60, तो उसी माप का फिर एक अलग त्रिभुज बनाना है, उसमें भी उसी प्रकार से एक जो भुजा होगा दो कोण उसी प्रकार से होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के शेष भागों को मापकर सारणी में लिखना, बाकी जो बच गया उसको हम लोग सारणी में लिखेंगे। तो चूंकि इस कंडीशन से वो सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनका सभी चीज़ इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे सत्यापन में ABC बनाया, ठीक है, जिसमें BC हमारे पास 30 डिग्री लिया और जो BC में जो B हुआ और एक जैसे इधर B रहेगा इधर C रहेगा, तो जो कोण B है उसको यहाँ पे 30 डिग्री और कोण C है उसको 45 डिग्री लिया गया है। जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे BC है 3 सेंटीमीटर और उसके अंतर्गत जो कोण है B और यहाँ पे C 45 डिग्री और इसके अंतर्गत जो हमारा भुजा है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक PQR बनाया गया है जिससे QR जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और उसमें जो कोण है इधर उसके संगत में Q था, है ना, B का संगत में तो ये 30 है और C का संगत में R है तो ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रूल हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल से अगर इस प्रकार से दोनों में हो तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वांग सम होंगे, और जब सर्वांग सम होंगे तो जो भी शेष बचा, जो भी यहाँ पे अवयव बचा शेष, वो भी इक्वल होंगे आपस में। तो इस प्रकार से हम जो नापते हैं यहाँ पे सारणी में लिखा हुआ है कि कोण A को मापने पर 105 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण P भी 105 डिग्री आएंगे। उसी प्रकार से हमारा AB जो है वो 2.3 सेंटीमीटर आता है, तो हमारे पास PQ भी जो है वो भी उतना ही आता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास AC जो है वो 1.5 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ पे PR भी उतना ही आता है। ठीक है, अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालता है कि ABC PQR जो है वो सर्वांगसम है। तो नोट में हम देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो शून्य होगा, ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं। अब चौथा जो है हमारे पास RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध है। इसमें क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण, और यहाँ पे हाइपोटेनस का मतलब जो हमारा समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा है तो उसमें एक राइट एंगल एक 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और एक हाइपोटेनस यानी कि एक कर्ण होता है। ठीक, और उसके बाद साइड का मतलब कोई भी एक साइड, ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड। ठीक है, कोई भी एक साइड यानी 90 डिग्री, यानी दूसरे समकोण जो त्रिभुज होगा उसमें ये 90 डिग्री और कर्ण और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए दोनों में। ठीक है, कर्ण उस जितना इसमें कर्ण है इसके जैसा और जो आकृति होगा उसमें भी कर्ण उतना ही होना चाहिए, और 90 डिग्री तो होगा ही समकोण होगा तो, और प्लस में ये साइड या फिर ये साइड उसके जो भी एक साइड होंगे वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी, तो जैसे कर्ण तथा एक भुजा की माप लेकर, कर्ण तथा कोई भी एक भुजा की माप लेकर समकोण त्रिभुज बनाए, इस माप का एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाना, उसी माप का दो त्रिभुजों के शेष भागों में को मापकर सारणी में लिखना, उसी तरीके से जो बचेगा। तो सत्यापन के लिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिसमें B जो हमारे पास 90 डिग्री है और जो कर्ण है वो AC 5 सेंटीमीटर लिया गया और BC जो है वो 4 सेंटीमीटर लिया गया है। तो एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पे PQR बनाया है जिसका Q उसी प्रकार से 90 लिया गया है और इसी प्रकार से कर्ण जो है इसमें जितना उसमें था उसमें इतना लिया गया है, और एक जो भुजा है इसमें भी QR जितना उसमें था 4 सेंटीमीटर तो इसमें भी QR 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो B है वो Q की इक्वल है, AC है जो PR की इक्वल है, BC जो है वो QR की इक्वल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से समकोण, इस प्रकार से समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AC जो है वो 5 सेंटीमीटर यानी कर्ण दोनों में सेम है और एक भुजा ये भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री से 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये जो होंगे आपस में सर्वांगसम होंगे, किस कंडीशन से, तो RH से। ठीक है, RHS से। तो यहाँ पे जो भी शेष बचा वो सभी इक्वल होंगे, ये इसका इक्वल ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है तो अब दोनों त्रिभुजों में जो शेष भागों को मापकर सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ABC का शेष भाग जैसे AB बचा तो 2.8 है, तो वहाँ पे जो PQ बचा ना शेष यहाँ पे ये वाला, तो ये भी इतना ही होगा। वहाँ पे ये 55 था तो यहाँ पे जो P है वो भी 55 ही होगा, और यहाँ पे जितना C होगा कोण, यहाँ पे जितना C होगा उतना ही R होगा। जैसे कि हमें 35 है तो ये 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे सब कुछ इस प्रकार से इक्वल है, भुजा कर्ण और यहाँ पे कोण है दोनों, यानी जो ये अलग भुजा था वो था। ठीक है, तो नोट में हम देखेंगे कि यहाँ पे अंतर जो है वही शून्य निष्कर्ष निकलता है, वहाँ पे सर्वांगसम है।
अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 10 का, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोल रहा है रेखाखंड ए बी की लंबाई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। अगर ए बी सी डी का सर्वांगसम है तो सी डी की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होगी। हमने अभी देखा कि अगर ए बी सी डी का सर्वांगसम है मतलब ए बी जितना है उतना ही सी डी भी होगा, दोनों इक्वल ही होंगे। तो अगर ए बी 4.5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी क्या होंगे, 4.5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक उसी प्रकार से दो सर्वांगसम वृत्तों में एक की जो त्रिज्या है 2.8 है, तो दो वृत्त की दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या भी होगा वो भी 2.8 सेंटीमीटर की होगा। क्योंकि सर्वांगसम है तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा तो ही सर्वांगसम है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी डी सर्वांगसम आयत ए बी सी डी सर्वांगसम आयत पी क्यू आर एस, और यदि ए बी हमारे पास 3 है तो बी सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा और क्यू आर भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। जैसे हमारे पास ए बी यहाँ पे ये दोनों शुरू में ही होता है, तो ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे शुरू इस आयत में अगर देखें तो शुरू में पी क्यू है, ठीक है। तो ए बी जैसे हम लोग बोले थे पहले कि नाम से यहाँ पे पता चल जाएगा, ए बी का संगत यहाँ पे पी क्यू होगा, सी डी का संगत यहाँ पे आर एस होगा, ठीक है। क्यू आर का संगत यहाँ पे बी सी होगा, और यहाँ पे अगर ए डी की संगत बात किया जाए तो यहाँ पे इसी प्रकार से इसमें देखेंगे पी एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का यहाँ पे संगत शुरू में देखें पी क्यू है तो पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे हमारे पास बी सी है तो बी सी यहाँ पे इस प्रकार से बीच में, तो यहाँ पे क्यू आर बीच में, ठीक है। तो क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर का होगा। आप चाहे तो यहाँ पे फिगर हम इस प्रकार से पार लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी और डी देखें, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे छोटा है यहाँ पे पी और क्यू और यहाँ पे आर और एस पार ले। तो यहाँ पे ए बी अगर 2 सेंटी कितना था, ए बी हमारे पास 3, तो पी क्यू भी हमारे पास 3 ही होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास क्यू आर जितना है यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे बी सी जितना है उतना क्यू आर है। देख रहे हैं क्यू आर बी सी का संगत है, तो आप लोग फिगर भी पार कर समझ सकते हैं। हमारे पास चौथा, दो सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी जो भुजाएं की लंबाई बराबर हो। दो वर्ग यहाँ पे 2 वर्ग है ना, तो वर्ग तभी होंगे सर्वांगसम जब उनकी भुजा की जो लंबाई होगा वो समान होगा, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी कोण ए बी सी कोण पी क्यू आर में से प्रत्येक की माप अगर 65 है तो कोण ए बी सी का माप यहाँ पे कोण ए बी सी और ये पी क्यू आर कितना होगा, जब दोनों का माप 65 डिग्री है तो दोनों सर्वांगसम होंगे कि नहीं, तो इस प्रकार से सिंबल होगा वहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग सर्वांगसम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्वेश्चन है कि क्या कोई दो समकोण सर्वांगसम होंगे, तो हाँ होंगे। हमने अभी देखा अगर उसका आर एच एस होंगे, जैसे कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, और एक कर्ण दोनों में आपस में बराबर होना चाहिए, और एक दोनों में भुजा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, डी ई एफ की भुजाएं डी ई और ई एफ, ये जो भुजा का अंतर्गत कौन सा बनता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमारे पास जैसे देखिए यहाँ पे ई बनेगा, कौन ई बनेगा, जैसे क्यों यहाँ से भी देख के पता कर सकते, डी ई और ई एफ दोनों में ई आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास त्रिभुज यहाँ पे अगर डी ई एफ बना भी ले, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे देखे भुजा हमारे पास डी ये रहा और ई एफ ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, कौन ई बन रहा है, ठीक है। चौथा में कि दो रेखाखंड सर्वांगसम हो यदि उनकी लंबाई क्या हो, बराबर होगा तो होगा। दो सर्वांगसम कोण में से एक की माप अगर 70 डिग्री है तो दूसरा कोण की माप भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। और जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में जो अर्थ होता है हमने देखा था एम लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। तो एम कोण ए और यहाँ पे बराबर है तो हम लोग सर्वांगसम रूप में लिखेंगे इस प्रकार से कोण बी, ठीक है। तो आपका आंसर में इस प्रकार से कोण ए बराबर कोण बी ही है, सिर्फ एम आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, वैसे कंफर्म हम भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पीछे हमने देखा था उदाहरण में भी और एग्जाम्पल में भी, तो बराबर तो सर्वांगसम एम लगाकर, ठीक है, या फिर सर्वांगसम हो एम लगाकर तो हम लोग ऐसे हटा देते हैं, ऐसे बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से है तो हम लोग एम लगाकर ही सर्वांगसम लिखेंगे, ठीक है। सर्वांगसम रहता तो हम लोग एम लगाकर बराबर लिखते हैं। पांचवा में है वास्तविक जीवन कोई दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो उदाहरण हो जाएगा, जैसे पोस्ट कार्ड हमारा हो गया, ठीक है, और आपका एक हो जाएगा पोस्ट कार्ड, और भी अपने मन से जो भी आपका संबंधित है दैनिक जीवन में। पोस्ट कार्ड तो हो गया पहला,
और दूसरा हो जाएगा आपका बुक का या किताब का पेज, ठीक है, या फिर कॉपी का जो पेज होता है एक दूसरे का समान ही होता है, ठीक है ना। तो और भी जैसे कि सिलाई का डिब्बा हो गया, इस प्रकार से। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे 6 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, हमने देखा था किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, एक भुजा और दो भुजा, और उसके अंतर्गत कोण जो है, कोण ना साइड एंगल, साइड वाले हमने जो देखा था, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड फिर एंगल फिर साइड। तो इस वाले में दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी, मतलब उसी रूप में, जैसे इसमें है दो भुजा और बीच में कोण, उसी प्रकार से इसमें दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत के जो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वो भी सर्वांग सम होंगे, साइड साइड साइड, ठीक है, हमने देखा था साइड साइड साइड। यदि दो त्रिभुज ABC और DF में AB बराबर DF है, BC बराबर DE है, और यहाँ पे कोण B बराबर कोण D है, तो हमारे पास त्रिभुज ABC सर्वांग सम FDE होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए नाम कैसे लिखना वो आप समझ लिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे AB हमने लिखा तो AB ये रहा, ठीक है, इसका संगत हमने अगर इस नाम के अनुसार देखें AB, तो यहाँ से AB से स्टार्ट किया, फिर बराबर में DF है, तो हम लोग यहाँ पे DF तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास तो DF इस ऐसे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे AB आ रहा है, यहाँ पे DF होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे होगा, लेकिन हमने तो FD लिखा, तो यहाँ पे F पहले होगा। वो कैसे होगा हम लोग फिगर दे के समझ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे त्रिभुज एक ABC है, ठीक है, ये हमारे पास ABC है, और हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज पार लिए, यहाँ पे DEF पार लिए, ठीक है, ऐसे ही पार लेते जैसे ये है, ठीक है। अभी हम लोग का जो दिया हुआ है AB बराबर है DF का, और BC जो है ना वो बराबर है किसका, DE का। तो देखिए BC हमारे पास किसका है, DE का, और DE हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे AB की बात किया जाए तो AB के अनुसार हमारे पास FD होना चाहिए, ठीक है। तो FD तो हमारा ये रहा, ठीक है, FD, क्योंकि यहाँ पे DF अगर हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे AB बराबर है DF का, ठीक है। तो ABC तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज, तो AB यहाँ पे इसका संगत हमारे पास कौन आएगा, AB का, AB हमारे पास, और बराबर है DF का, तो हम लोग DF लिखेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे D से स्टार्ट करते पहले, तो अगर हम लोग DF लिखते हैं तो अगला हमारे पास BC आता है, ठीक है। तो अगला BC जो है वो DE है, और DE हमारे पास इधर है, दिख रहा है आपको, DE इधर है। तो अगर हम DF से चलते हैं तो उसके बाद तो हमारा F ही आता है, ठीक है। तो हम लोग DE के पास कैसे जा पाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे हम लोग DF से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फिर यहाँ पे F ही आता है, जबकि यहाँ पे AB और फिर BC है, और BC की इक्वल है D, तो हम लोग का पहले D लेना चाहिए ना। तो इसके अनुसार हम लोग पहले FD ऐसे चलेंगे, FD, ठीक है, FD, और उसके बाद FD के बाद यहाँ पे BC है, BC के इक्वल है D, तो यहाँ पे FD के बाद D हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लें FDE होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास FDE है, ठीक। उसी प्रकार से कोण B जो है वो कोण D का था, कोण B जो है हमारा कोण D का है, और कोण B हमारा बीच में है, तो कोण D भी हमारा बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे हम लोग उस पारना फिगर भी पारना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे देख रहे हैं कोण B जो है हमारा कोण D के इक्वल है, तो कोण B इसमें B है, बीच में है ना, तो जो हमारा सर्वांग सम वाले में होगा, दोनों को अगर लिखेंगे तो इसमें कोण B बीच में है, तो इसमें कोण D बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसमें C हमारा लास्ट में है, तो देखिए BC और DE, ठीक है। तो BC और CE को अगर हम देखें तो इसमें E लास्ट में है, तो इसमें C लास्ट में है, तो इसमें E लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम को देखकर अच्छे से इसको लिख पाएंगे। यदि दो त्रिभुज PQR और DEF में PR, तो यहाँ पे देखिए PREF, तो PR कहाँ पे, यहाँ पे PR यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसमें EF, तो EF भी उसी प्रकार से होना चाहिए, EF इस प्रकार से होना चाहिए ना, दोनों दूर में होना चाहिए इस प्रकार से, और बीच में D होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग F से यहाँ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे QRDE, अब QR यहाँ पे है और DE हमारे पास यहाँ पे है, तो D तो बीच में होगा, तो D यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पे
और यहाँ पे ए बी सी है ना, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर होगा उसके अनुसार, यहाँ पे पी क्यू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर होता है, और क्यू आर के जगह पे डी है, तो डी हमारा लास्ट में होता है। और उसके बाद बचा जो कोण एफ है, तो एफ यहाँ पे लिख दिए पहले, ठीक है। वैसे भी ए पहले है और सॉरी पी ना होता तो पी, और यहाँ पे पी आर और यहाँ पे ई एफ है, लेकिन एफ पहले होगा, ठीक है। एफ डी है, जैसे फिगर देखकर आप समझ पाएंगे, जैसे हमने पीछे वाले जैसे देखा एफ डी उसका, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और डी एफ में यदि कर्ण पी क्यू है तो कर्ण ई एफ, यानी कि कर्ण पी क्यू कर्ण ई एफ का इक्वल है, और भुजा पी आर जो है भुजा डी ई, तो हमारे पास पी क्यू आर ई एफ डी होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकार से समकोण पार लें, यहाँ पे पी कर दें और कर्ण पी क्यू है तो पी क्यू कर्ण हो गया, ठीक है। और भुजा जो पी आर है हमारे पास, पी आर कितना है, पी आर इक्वल है उसका, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी पारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ाएगा ये हम लोग, यहाँ पे कर्ण इसमें कौन सा होता है, ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई पारें और यहाँ पे एफ पारेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से बचा जो हमारे पास क्या बचा, डी बचा। तो यहाँ पे पहले ई एफ होगा कर्ण इसका, तो पहले पी क्यू है इसमें, तो पहले इसमें ई एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर है, तो यहाँ पे ई एफ और बचा डी, तो ई एफ डी होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा वो उसी प्रकार से उधर भी लिखा आएगा। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज उसी का चौथा है यहाँ पे। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, तो बी डी तथा सी शीर्षलंब है, तो बी डी बराबर होगा सी का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए दो त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी सी, और इस प्रकार से हमारे पास एक यहाँ पे डी आया है इस प्रकार से, और बी डी ए बी सी है ना, बी से डी सी पर इस पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी से गया ये सी ई पर, बी डी और तथा बी डी तथा सी ई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये जो दोनों आपस में हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये समद्विबाहु है, मतलब ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, ये जो ए सी है वो ए बी का इक्वल है, तो यहाँ पे कोण भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो दोनों कोण से ये जो शीर्षलंब के हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बी सी जो होगा वो ए डी का इक्वल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास इस प्रकार से दो शीर्षलंब अगर इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों भुजा जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से बी डी हमारा सी का इक्वल होगा। और यहाँ पे 7 नंबर में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब सी बी एफ बराबर हो, तो देखिए उसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि जैसे त्रिभुज एबीसी हमारे पास इस प्रकार से है, तो एबीसी इस प्रकार से हमारे पास है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सीई है, जैसे यहाँ पे सीई रहता है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे बी एफ रहता है इस प्रकार से। अगर ये इक्वल है, अगर ये आपस में शीर्षलंब बराबर है, इसका मतलब जो ए बी है भुजा वो ए सी के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर होंगे ए सी का, ठीक है। तो उस कंडीशन में समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ये कंफर्म हो जाएगा, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है तो वो दोनों शीर्ष आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखिए 7वां में ट्रू फॉल्स आपको फिल करना है। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए एफ लिखना है। तो जैसे देखिए अगर ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है तो ए बी बराबर होगा पी क्यू। तो यहाँ पे नाम देखिए जैसे ए बी है तो ए बी के अनुसार यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पी क्यू नहीं पी आर है, तो ए बी जो इक्वल होंगे पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे फॉल्स होगा। त्रिभुज डी ई एफ में ये जो है कोण डी और कोण क्यू इक्वल है, तो कोण डी हमारे यहाँ पे पहले है तो कोण क्यू भी पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर है, इसका मतलब कोण डी कोण आर के इक्वल होंगे, संगत होता है ना, तो संगत यही है, लेकिन यहाँ पे तो क्यू है तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि कोण डी का संगत कोण आर है लेकिन वहाँ पे आपका नहीं है। पी क्यू आर सी ए बी, तो पी क्यू जो है वो सी ए है, तो पी क्यू इक्वल सी ए, तो देखिए इसमें ठीक है पी क्यू और सी ए उसी प्रकार से, तो ये आपका ट्रू होगा यानी सत्य होगा। यदि ए बी सी चौथा में यदि ए बी सी डी एफ में ए बी बराबर 4 और ए सी बराबर 7 है, तो ए बी 45 डिग्री, तो डी यहाँ पे 4 और डी एफ जो हमारे पास 7 है, और यहाँ पे कोण डी जो है वो 45 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो जैसे हम लोग इसको फिगर पार के देख लेते हैं, यहाँ पे ए
और बी और यहाँ पे सी है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अपना यहाँ पे डी है और ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी 4 सेंटीमीटर है और ए सी जो हमारे पास 7 है और कोण बी जो है वो 45 है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है जो डी है वो हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास डी एफ जो है वो 7 है, ठीक है। डी एफ जो है वो 7 है और कोण हमारे पास यहाँ पे डी जो है ना वो 45 है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो यही गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी पहले आया ना, ए बी आया, तो यहाँ पे ए बी जो जा रहा है ना वो देखिए 90, जहाँ पे कोण बन रहा है ए बी वहाँ गया। लेकिन अगर जिसमें डी ई देखें तो यहाँ पे कोण से यह स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कोण बन रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है डी ई, तो ये देखिए सही नहीं है, लेकिन ये होगा फॉल्स, ठीक। उस प्रकार से पाँचवा में ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए और पी 40 डिग्री है और ए बी 4.5 है, ये ए सी जो है 5 है, तो पी क्यू आर इतना और क्यू आर इतना, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो ये भी फॉल्स ही होगा। कैसे, यहाँ पे ए बी सी हमारे पास है, ए बी और सी, ठीक। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कोण जो ए है वो कोण पी के तो इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी 4.5 है तो यहाँ पे 4.5 लिख देते हैं और यहाँ पे ए सी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। हमारे पास पी क्यू जो है वो कितना है, 4.5 है तो 4.5 है और हमारे पास क्यू आर कितना है, 5 है। तो दोनों सर्वांग में, तो नाम देखते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये देखिए ए बी सी लिखा हुआ, मतलब पहले कोण की तरफ से गया, ठीक है, और 4.5 वाली भुजा से, और लेकिन इसमें पी क्यू आर लिखा है तो इसमें भी पी क्यू 4.5 वाली भुजा से गया और वो फिर यहाँ पे पी क्यू आर तो यहाँ पे 4.5 वाली भुजा से गया, फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा से होकर गया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ए बी सी, ए बी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर भुजा इधर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था क्या, हमारे पास ए सी भी होता तो ये सही होता, ठीक है ना। क्योंकि ए बी 4.5 तो पी क्यू भी आया, ठीक है 4.5, लेकिन ए बी बी सी जब हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5 सेंटीमीटर बी सी नहीं बल्कि ए सी है, लेकिन यहाँ पे क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं होगा, ये ऐसा होगा ही नहीं, ठीक। जिस प्रकार से ये नाम लिखा हुआ है इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। पी क्यू आर को ही सही, यहाँ पे पी क्यू आर जो है उसी को सही करता है, ठीक है। जैसे पी क्यू आर है तो इसको भी लिखना होता है इस प्रकार से, बोलता है पी आर क्यू बोलता है तो ठीक होता है, ठीक है। पी आर क्यू बोलता है तो भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत है सीधा, ठीक है, असत्य होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर, दो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, तो ये भी गलत है। दो समबाहु त्रिभुज सदैव सर्वांगसम नहीं होता, सदैव नहीं होता, ठीक है। 7वां में यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा तथा न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो बिल्कुल होंगे। समकोण है त्रिभुज में और त्रिभुज की एक भुजा अगर इक्वल है और दो न्यून कोण दूसरे थे, जैसे ये यहाँ पे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना दिए तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो एक भुजा ये मान लिया जब भुजा हुआ और ये दो न्यून कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड से ये होगा इक्वल, ठीक है। समकोण है मगर साइड, सॉरी यहाँ पे साइड नहीं, एंगल साइड एंगल से होगा वो इक्वल, ठीक है। तो ये होगा सही, ट्रू। और 8 नंबर क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर सम्मेलन ये है ना, ये हमारे पास संगत का इस प्रकार से मूलता, तो ए बी और इस प्रकार के अंतर्गत सर्वांगसम हो तो, ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो तो त्रिभुज एबीसी के वे भाग लिखे जो निम्न के संगत है। तो एबीसी के वो लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोण पी का जो होगा, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और यहाँ पे पी क्यू आर पारा हुआ है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे P जो है वो C का इक्वल होगा ये, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा ना, कोण P जो है वो C का, कोण Q जो है वो B का, और कोण RP जो है वो कोण AC का इक्वल होगा। RP AC का इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोण P है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास PQR नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे RQP दिया हुआ है, ठीक है। तो RQP दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, RQP देना है, ठीक है।
नाम है। और यहाँ पे सर्वांगसम यहाँ पे है इस प्रकार से, ए बी सी के वे भाग लिखे जो निम्न के संगत। अब ये अंतर्गत यहाँ पे ए बी सी और आर क्यू पी सर्वांगसम है, तो यहाँ पे अगर कोण पी की बात किया जाए तो कोण पी लास्ट में है, इसमें लास्ट में कौन सा है, सी है, तो ये यहाँ पे सी होगा, ठीक है। उसके बाद कोण क्यू बीच में है, तो यहाँ पे कोण बीच में कौन है, कोण बी, ठीक है, तो कोण बी। उसके बाद यहाँ पे आर पी की बात क्या है, तो आर पी इस प्रकार से है ना, तो इसमें भी ए सी है, ठीक है ना, ए सी ही होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज को भी देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे भुजा चला है आर पी देखिए कोण की ओर चला है, ठीक है, तो इसमें कोण कौन सा है, आर पी, तो पी यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे आर पी चला है भुजा की ओर, भुजा कोण की ओर चला है, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए आर से कोण की ओर चला है, तो ये भी तो यहाँ पे कोण सी बनता है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से चलेगा ना, ए सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे, और इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया। वीडियो को कमेंट करते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।